छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 चैप्टर 4 बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड रेवेन्यू कोड की, जिसमें सेक्शन 27 से 43 है। 27 कहता है प्लेस फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज। जो रेवेन्यू ऑफिसर है विद इन द जुरिस्डिक्शन तो वो इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन सिर्फ राइटिंग में कर सकते हैं। और जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो एनी प्लेस विद इन द जुरिस्डिक्शन इंक्वायर कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं कोई भी केस जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है। सेक्शन 28 कहता है पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड। कहते हैं जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मेजरर्स, पटवारी, वो इंटर करेंगे किसी लैंड में, सर्वे करेंगे, लेकिन कोई डैमेज नहीं करेंगे। और जो सर्वेंट्स होंगे उनके, जब उनको डायरेक्ट किया जाएगा तभी वो इंटर करेंगे और सर्वे करेंगे। फिर कहता है कि ड्वेलिंग हाउस में अगर इंटर करते हैं या सर्वे करते हैं तो विद द कंसेंट होना चाहिए जो भी ओनर होगा, बाय गिविंग 24 आवर्स ऑफ नोटिस टू सच पर्सन। सेक्शन 29 बात करता है पावर टू ट्रांसफ़र केसेस। कहता है जो भी केसेस होंगी ट्रांसफ़र करने की, उसकी पावर किसके पास है? बोर्ड के पास है और कमिश्नर के पास है। सेक्शन 29 कहता है व्हेनेवर इट अपीयर्स टू द बोर्ड कि कोई भी एक्सपीडियंट है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, तो वो डायरेक्ट करेगा कि जो पर्टिकुलर केस है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, अगर वो ऑफिसर इक्वल या सुपीरियर रैंक हो इन द सेम डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में। क्लॉज 2 कहता है जो कमिश्नर है अगर उसको एप्लीकेशन किया जाता है तो अगर उसे लगता है कि एक्सपीडियंट है या एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, तो वो पर्टिकुलर केस फ्रॉम वन रेवेन्यू ऑफिसर टू अनदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो पावर है ट्रांसफ़र करने की वो बोर्ड को और रेवेन्यू और वो बोर्ड को और कमिश्नर को है। सेक्शन 30 कहता है पावर टू ट्रांसफ़र केसेस टू एंड फ्रॉम सबऑर्डिनेट, कि यहाँ पे जो पावर है, जो कलेक्टर हैं, जो सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं और सब डिविजनल ऑफिसर्स या कमिश्नर या फिर कोई भी तहसीलदार जो इंक्वायरी वगैरह करते हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं केसेस को, फ्रॉम केसेस को विड्रॉ कर सकते हैं। कहता है कि जो कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर है मेक ओवर एनी केस ऑफ क्लास ऑफ केसेस जो भी अराइज होता है, ठीक है, फॉर डिसीजन फ्रॉम हिज ओन फाइल टू एनी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम और मे विड्रॉ, मतलब कि जो केस है उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है और उससे केस जो है विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है, और या तो वो खुद डील करेगा या फिर डिस्पोज करने के लिए दे देगा कोई भी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर को। और जो कमिश्नर, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार हैं वो इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, केसेस की या क्लास ऑफ केसेस की जो भी अराइज होती हैं, ठीक, और फाइल करेंगे टू एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो सेक्शन 30 सिंपल सी बात करता है कि जो पावर है ट्रांसफ़र करने की वो आपकी कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर्स की है, और अगर इंक्वायरी की बात होती है तो वो कलेक्टर, कमिश्नर, सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार। सेक्शन 31 कहता है कंट्रोल ऑफ स्टेटस ऑफ कोर्ट्स ऑन बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। कहता है जो बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर है वो डिसाइड करती है डिस्प्यूट को बिटवीन द पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी कोर्ट होगी उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कोर्ट की, मतलब कि जो भी स्टेटस होता है कोर्ट का वो बोर्ड पे और रेवेन्यू ऑफिसर्स पे कन्फर किया जाता है, और जो भी कोर्ट होती है उसे हम रेवेन्यू कोर्ट बोलते हैं। सेक्शन 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट की बात करता है कि जो रेवेन्यू कोर्ट है वो अपनी पावर को इनहेरेंटली एक्सरसाइज करेगी, उसके पास इनहेरेंट पावर है एंड ऑफ जस्टिस के लिए और टू प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। सेक्शन 33 बात करता है पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू रिसीव एविडेंस। तो जो अटेंडेंस की बात करते हैं, पर्सन की अटेंडेंस की या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है वो इशू करता है कमीशन को, और रेवेन्यू ऑफिसर की ये पावर होती है। और जो सेक्शन 132 और 133 है सीपीसी का वो अप्लाई होता है। सेक्शन 34 कहते हैं कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। कहता है अगर कि जो विटनेसेस को जिसको हमने समन किया है या फिर जिसको हमने बुलाया है अगर वो नहीं आता है, तो अगर वो फेल टू कंप्लाई विद द समन तो बेलेबल अरेस्ट वारंट जो होगा वो इशू किया जाएगा, बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, एंड आपका फर्निश सिक्योरिटी किया जाएगा, एंड फाइन होगा 1000 रुपीज़ का
फाइन है। तो इसमें कहता है इफ एनी पर्सन ऑन whom a summon to attend as witness or to produce any document has been served fails to comply with the summon, the officer by whom the summon has been issued under section 33 may issue a bailable warrant of arrest, order him to furnish security for appearance or impose upon him a fine not exceeding 1000 rupees। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फ़ाइन कितना लगेगा, 1000 रुपये का। 35 कहते हैं हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी, अगर कोई समन नहीं किया या डिसमिस्ड हो गया या पर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ या डिसमिस्ड हो जाएगा। अगर समन नहीं होता है तो केस डिसमिस, और अगर पर्सन प्रेजेंट नहीं होता तो जो केस है वो आपका डिसमिस्ड हो जाएगा। और अप्लाई कर सकते हैं आप सेट असाइड करने के लिए उसको, जो भी आपका जो केस है डिसमिस हो गया है, विद एफिडेविट विद इन 30 डेज़। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो अपील वहाँ लाई करेगी जहाँ पे ऑर्डिनरीली लाइज करती है। ये अपील वाली चीज़ क्लॉज 4 में कही गई है। सेक्शन 36 कहते हैं एडजॉर्नमेंट ऑफ हियरिंग, तो एडजॉर्नमेंट की पावर यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर को दी गई है। मैक्सिमम कितना होगा, 4 टाइम्स। सेक्शन 37 कहता है पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होगा वो रेवेन्यू ऑफिसर फिक्स करेगा, और जो फीस होगी लीगल प्रैक्टिशनर की वो एज अ कॉस्ट नहीं दी जाएगी, मतलब कॉस्ट में आपका लीगल प्रैक्टिशनर की फ़ीस इंक्लूड नहीं होती है। 38 कहता है मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर टू डिलीवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहता है कि जो भी पोजेशन की बात करते हैं, अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसमें नोटिस दिया जाएगा पर्सन को जिसने रॉन्गली किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा है। अगर वो ओबे नहीं करता है तो रिमूव कर दिया जाता है, और अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है वाइल रिमूविंग तो दैट पर्सन विल बी लाइबल। सेक्शन 39 कहता है पर्सन बाय हूम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशंस मे बी मेड बिफोर एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर। अगर वैसे तो रेवेन्यू ऑफिसर में करते हैं, लेकिन अगर बाय पार्टी हिमसेल्फ या फिर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो होता है वो पर्सन अपीयर होता है बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, और रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो पार्टी को बोल सकता है कि वो पर्सनली अपीयर हो, मीन्स कि इन पर्सन अपीयर हो। पढ़ देती हूँ एक बार। कहता है सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी अदर इनैक्टमेंट for the timing in force all appearance before applications to an act to done before any revenue officer under this code or under any enactment for the timing in force may be made or done by the parties themselves or by the recognized agent or by any legal practitioner। प्रोवाइजो कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ CPC अप्लाई करेगा, और अगर रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो भी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन डायरेक्ट कर सकता है। सेक्शन 40 कहता है इफेक्ट ऑफ रूल इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का इफेक्ट क्या होगा, तब तक कि जब तक एनुअल या फिर ऑल्टर ना कर दिया जाए। पावर 41 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू मेक रूल्स, कहता है पब्लिश्ड किया जाएगा आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल। रूल बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, बोर्ड बनाएगी, लेकिन अप्रूवल किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की। 42 कहता है ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर और इरेगुलरिटी, कहता है रिवर्स्ड नहीं होगा जब तक कि फैक्ट ओकेजन्ड अ फेलियर ऑफ जस्टिस। तो ऑर्डर जो भी होगा रेवेन्यू ऑफिसर का वो रिवर्सिबल नहीं होगा बाय द रीज़न ऑफ एरर और इरेगुलरिटी, मतलब कि अगर एरर और इरेगुलरिटी है तो उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा जब तक कि ओकेजन फैक्ट ओकेजन द फेलियर ऑफ जस्टिस। सेक्शन 43 लास्ट कहता है कि कोड ऑफ CPC अप्लाई होगा अगर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं हो तो जो कोड ऑफ CPC है वो अप्लाई करेगा अंडर दिस एक्ट।